हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाल समानिया, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी सेकंड बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसका आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक इंडिया जो 200 साल तक ब्रिटिशर्स के कॉलोनी रहा, उनका गुलाम रहा, उसके बाद हम कैसे एक नई कंट्री बनते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी थी हमारी कंट्री के अंदर, इतने सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सबको हमने एक किया। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी हुई कि हमारा देश का पार्टीशन हो गया और देश टूट गया। ये सारी सिचुएशंस थी जिनके बेसिस जो एक चैलेंज हमारे सामने क्रिएट कर रही थी। तो हम इसकी बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर है, कलकत्ता की पिक्चर है ये, जिसमें दिखाया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग है। और जो राइट्स चल रहे थे उस टाइम पे हिंदू मुसलमान, उन राइट्स को ख़त्म करने की बात यहाँ पे की जा रही थी। और जो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी उसको इंजॉय कर रहे थे लोग, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के तौर पर। अब हम आ जाते हैं एक सबसे हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए हैं लाल किले पर, ठीक है। सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे जामा मस्जिद है जहाँ पे खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू। ये लाल किला है और यहाँ से उन्होंने अपनी एक फेमस स्पीच दी थी 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट आवर में। उस स्पीच का नाम था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी मतलब जो आपका भाग्य था, आपकी जो भाग्यवधु थी उसको आपने पा लिया, ठीक है। तो ये फेमस स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दी थी और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और हमें ये जानना चाहिए। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्री इंडिया के, ये एड्रेस कर रहे थे कि स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट। दिस वाज द फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दैट यू आर फेमिलियर विद। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ये स्पीच उन्होंने दी थी। तो दोस्तों, ये एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है इस स्पीच के बारे में, और इस प्लेस के बारे में अक्सर ये पेंटिंग भी आ जाती है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो इंडिया का जब मूवमेंट चला था, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस समय पर बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे इंडिया के अंदर। इंडिया में लेफ्टिस्ट भी थे, इंडिया में सोशलिस्ट भी थे, इंडिया में रिलीजन बेस्ड वो भी थी, जैसे हिंदू परिषद, मुस्लिम लीग, ऐसी भी कई सारी पार्टीज थी। तो देयर वर मेनी वॉइसेस इन आवर नेशनल मूवमेंट। बट सारी जो वॉइसेस थी हमारे नेशनल मूवमेंट की, सभी ग्रुप्स थे, सभी लोग थे, वो दो बातों पर एग्री थे। बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अबाउट। वो दो गोल कौन से थे? पहला गोल था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने ये सोचा था कि हम अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू चलाएंगे। दूसरा हमारा ये था कि जो गवर्नमेंट होगी वो सबके अच्छाई के लिए काम करेगी, रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। तो हमारे देश में कई सारे ग्रुप्स थे, पर इन दो बातों पर सब के सब एक आम राय रखते थे, सब एग्री थे इन दो चीजों को लेकर के। तो दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से 3 बड़े चैलेंजेस थे जिनको हमें पार पाना था, जिनको हमें जीतना था। तो सबसे बड़ा, ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। और पहला बड़ा चैलेंज था मेंटेनिंग यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ जी, तो देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी बना करके रखनी बहुत जरूरी थी। तो यूनिटी किस टर्म्स में? द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। एक ऐसा नेशन बनाना था जो यूनाइटेड रहे, लोगों के अंदर फीलिंग हो, भारतीयता की फीलिंग हो, ठीक है, एज अ वी आर इंडियंस, ये वाली फीलिंग हो।
तो सबसे पहली इसके बीच में एक चैलेंज क्या था, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। ठीक है, एक इंडिया एक ऐसा कॉन्टिनेंटल मास है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ पे हजारों लोग अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ पे परस्यू किया जाता है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, इवन हमारी पोशाकें अलग हैं, हमारा क्विजीन अलग है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी और इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल था। और ये हमने देख ही लिया था पहले ही कि किस तरीके से हम रिलीजन के नाम पे बढ़ चुके थे। मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान की डिमांड कर ली थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे लिए उस टाइम पर। पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त थी। एज इंडिया में दो तरीके के इंडिया थे, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया तो आज़ाद हो गया था, पर प्रिंसली स्टेट्स अभी भी मिलने के लिए राजी नहीं थे। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जो राजा रजवाड़े थे, और इन सबको एक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन वर्स्ट फियर्स। पार्टीशन की वजह से अभी हमें समझ में आ गया था कि किस तरीके से ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होती है उनमें एकता लाना, उनके अंदर यूनिटी लाना बहुत कठिन काम होता है। तो हमारे पास दो बड़े बड़े चैलेंज थे। वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री? क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री कभी सर्वाइव कर पाएगी? और हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? क्या इंडिया अपनी टेरिटरी को कब तक जोड़ करके रख पाएगी? क्या पता कुछ सालों के बाद इंडिया टूट जाए। ठीक है, तो ये ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे उस टाइम पे। तो ये बड़ा चैलेंज था इंडिया के बारे में कि इंडिया कब तक अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, ये यूनिटी रह पाएगी नहीं रह पाएगी। तो बड़ा मेन आपके जो पहला चैलेंज है वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यूनिटी इंडिया की, इंटीग्रिटी इंडिया की, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अब दूसरे चैलेंज पे हम चलते हैं दोस्तों। तो दूसरा चैलेंज ये कहता है टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में कोई डिक्टेटर आ जाता, कोई रिलीजियस गवर्नमेंट बन जाती, कोई टोटलिटेरियन आ जाता, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स छीन सकते थे। तो इंडिया में डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन लाना और उसको फिर मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसके लिए इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ अपोजिशन होती है। पर ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, पर उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस में भी आना चाहिए, जिससे हमें राइट्स मिलते हैं और हमें बहुत सारे जस्टिस प्रोवाइड होता है, सोशल जस्टिस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथ देती हैं, उसे और मजबूत करती हैं। तो द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिख दी गई हैं वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में भी आनी चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि वी आर नाउ अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, बट देश में उसकी प्रैक्टिस हो रही थी। तो अनटचेबिलिटी को धीरे धीरे खत्म किया गया, तब हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई होगी। अब हम तीसरा एक चैलेंज देख लेते हैं बड़ा। तीसरा चैलेंज था हमारे देश के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी। यानी कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है और सोसाइटी को भी सुधारना है, उसको भी बेहतर बनाना है। जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इनजस्टिस है, उसे भी ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। हमने दो प्रिंसिपल पे काम किया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर, और दूसरा हमने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया डिसएडवांटेज ग्रुप को। जो पिछड़ा हुआ ग्रुप है, हमने उनको स्पेशल राइट्स दिए जिससे कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके। तो ये पहला काम किया हमने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। दूसरा, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो है उसमें वेलफेयर गोल्स लिखे अपने, कि जो स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे कि स्टेट को क्या काम करना चाहिए, उसमें हमने लिखा कि स्टेट जो होगा वो एक कल्याणकारी स्टेट होगा, वेलफेयर करेगा लोगों का। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा लोगों से, वो लोगों के लिए, लोगों का भलाई का काम करेगा। दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। द रियल चैलेंज वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो डेवलपमेंट यहाँ पर ये करना था कि बस समाज के कुछ लोगों का डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो, या फिर पूरे देश में एक ही जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, ये बहुत डेवलप हो रहे हैं और दूर दराज के इलाके डेवलप ही नहीं हो रहे। तो हमारा जो डेवलपमेंट था या गोल था
उसका ये था कि हमें गरीबी को ख़त्म करना है और एक्सपेंशन करना है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट कहीं पर सेंट्रलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी, इसके लिए हमने पॉलिसीज बनाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस थे, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन तीनों चैलेंजेस को हम देख सकते हैं कि इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसे ध्यान से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पार्टीशन होता है, पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड कमेंट।